वेलकम टू जीरो आईएस में आपका स्वागत है दोस्तों। ये डे 4 है हमारा एमसीक्यू का। टोटल हम लोग 2000 प्लस एमसीक्यू को टारगेट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंडक्ट कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। बोला किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफल के संदर्भ में, रिटर्न के संदर्भ में सामान्यतः तो जो बॉन्ड धारक होते हैं उसको शेयर धारकों की तुलना में अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला माना जाता है। तो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट आप किसी भी कंपनी में कर सकते हैं तो दो तरह से कर सकते हैं। एक उसको लोन दे सकते हैं जिसको बॉन्ड बोलते हैं, तो आप कहलाएंगे बॉन्ड होल्डर। या फिर आप उस कंपनी का आप शेयर खरीदेंगे जिसको आपको बोला जाएगा शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर। ठीक है। बॉन्ड खरीदने से आपको क्या होगा कि कंपनी को पैसा मिल जाएगा, और एक तरह का आप लोन दे रहे हैं तो आपको बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, भले ही कंपनी को प्रॉफिट हो या नहीं हो। ठीक है। और दूसरा होता है आपका शेयर होल्डर, जिसमें कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, और कंपनी को जब, और इसको हिंदी में बोलते हैं शेयर धारक। ठीक है। उसमें कंपनी का आपको हिस्सा मिल जाता है। अब उसका जब कंपनी का मीटिंग होगा तो आपको बुलाया भी जाएगा। ठीक है। और अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको मिलेगा पैसा, कंपनी को लॉस होगा तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है। ये चीज़ है। लेकिन इसीलिए बॉन्ड होल्डर में चूंकि कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ब्याज हमेशा मिलेगा ही मिलेगा जब तक आपका उसका टेन्योर रहेगा। इसीलिए बॉन्ड होल्डर को हम लोग लेस रिस्की बोलते हैं कि उतना जोखिम नहीं है। जब इकोनॉमी में हमारा मतलब मंदी रहता है थोड़ा, ठीक है, उतना तेज़ी से ग्रो नहीं करता है, तो लोग जो है बॉन्ड खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि कंपनी फिक्स पैसा उसको देती है। वहीं जब और शेयर नहीं खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि कंपनी को मंदी के समय लॉस होता है। वहीं शेयर, हमारा इकोनॉमी मान लो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो बॉन्ड आप खरीदेंगे तो आपको पैसा एकदम फिक्स मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कंपनी तेज़ी से कमा रहा है तो ज़्यादा पैसा देगा, वो फिक्स देगा। इसीलिए जब महंगाई रहता है या कंपनी तेज़ी से ग्रो करती है तो लोग जो है शेयर पर खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि जितना कंपनी को प्रॉफिट होगा उतना भी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है। लेकिन रिस्की होता है वो कौन, बॉन्ड होल्डर, रिस्की कम होता है। तो ये पहला सही है। दूसरा बोल रहा है कि बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू ए कंपनी वेयर ए स्टॉक होल्डर इट्स ओनर। तो सही है, बॉन्ड धारक कंपनी को ऋण देता है जबकि शेयर धारक उसके स्वामी होते हैं, जितना परसेंट उसका शेयर होगा। फिर बोल रहा है फॉर रिपेमेंट पर्पसेस बॉन्ड होल्डर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर बाय कंपनी। अगर मान लीजिए कंपनी डूब गया, ठीक है, तो वो पैसा सबसे पहले किसको देगा? सबसे पहले बॉन्ड होल्डर जो जिससे वो पैसा उधार के रूप में, लोन के रूप में लिया है उसको देगा। उसके बाद पैसा वो शेयर होल्डर को देगा। तो इसीलिए बॉन्ड होल्डर जो है रिस्की कम होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि सेकंड एंड थ्री दोनों करेक्ट है, और थर्ड भी करेक्ट है, 1 2 3। ठीक है। और सेकंड एंड थ्री जो है वो पहले को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। बोल रहा है व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इफ पीपल स्टार्ट होल्डिंग मोर करेंसी इन हैंड एंड विड्रॉ मोर मनी फ्रॉम बैंक सेविंग्स एंड टाइम डिपॉजिट। बोल रहा है अगर लोग जो है अपने हाथ में पैसा रखें और जो भी पैसा वो बैंक में डाले हैं वो पैसा निकाल ले और अपने पास रखें, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, मतलब बैंक के पास पैसा क्या होगा, कम जाएगा। और आपको पता है बैंक के पास अगर पैसा कम जाएगा तो बैंक लोन उतना नहीं दे पाएगा, तो इकोनॉमी में जो मनी मल्टीप्लायर है वो कम होगा, ये आपको पता है। ठीक है। और लोग अपने हाथ में पैसा रखेंगे तो इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन नहीं होगा, तो कंपनी का जो वेलोसिटी ऑफ जो मनी होता है इकोनॉमी में वो भी कम होगा। तो बोल रहा मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा, तो ये ठीक है, मनी मल्टीप्लायर जो होगा डिक्रीज होगा। दूसरा है करेंसी डिपॉजिट रेशियो डिक्रीजेज। करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या होता है दोस्तों? करेंसी डिपॉजिट रेशियो का मतलब है कि पब्लिक अपने हाथ में कितना पैसा रख रहा है। ठीक है। तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो मतलब जब दो चीज़ का रेशियो होता है कि अपने पास कितना पैसा है, लोग अपने हाथ में रख रहे हैं, तो अपने हाथ में ज़्यादा रखेंगे मतलब उसके पास करेंसी डिपॉजिट रेशियो जब ज़्यादा होगा। और अगर वो बैंक में ज़्यादा पैसा डालने लगेंगे तो उसको डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं, करेंसी डिपॉजिट रेशियो नहीं बोलते हैं। तो जब लोग बैंक में ज़्यादा पैसा डालेंगे तो डिपॉजिट रेशियो बढ़ेगा, और अगर अपने पास ज़्यादा पैसा डालेंगे तो रखेंगे कैश के रूप में तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो बढ़ेगा। ठीक है। तो ये वाला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? बोथ ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म लिक्विडिटी ओवरहैंग इन एन इकोनॉमी। ओवरहैंग मतलब समझते हैं, जैसे बहुत लोग दारू पी लेता है तो पूरा वो मता जाता है, झूम झूम के चलता है। ठीक है, सही गलत का पता नहीं चलता है। ठीक है, उसी तरह से लिक्विडिटी ओवरहैंग मतलब इतना ज़्यादा,
लिक्विडिटी ओवर, लिक्विडिटी मतलब क्या होता है दोस्तों? पैसा, तरलता, ठीक है, कि कितना पैसा इकोनॉमी में है लिक्विड के रूप में। लिक्विड इन द सेंस मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये का नोट है, ठीक है, और आपके पास मान लीजिए एक बुक है, ठीक। अब अगर आपको मान लीजिए मार्केट में 100 रुपये के बदले 10 रुपये का नोट चाहिए, तो दे देगा। किसी के पास जाइएगा तो वो 10 का 10 नोट दे देगा। लेकिन आपके पास बुक है, तो बुक भी मान लीजिए 100 रुपये का है, तो क्या किसी को बुक देंगे तो बदले में आपको पैसा देगा क्या तुरंत? नहीं। अगर जिसको नीड होगा बुक का तो वही देगा, और हो सकता है 100 रुपये का बुक का होगा लेकिन उतना नहीं देगा। तो जो चीज़ जितना ज़्यादा आसानी से आप उसको कैश में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा उसका लिक्विडिटी होता है, तरलता होता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी ओवरहैंग का मतलब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पैसा है, ठीक है, बहुत ही ओवरहैंग मतलब समझ लीजिए जितना लिमिट के बाहर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पैसा है मार्केट में, इसका मतलब हुआ लिक्विडिटी ओवरहैंग। अब देखते हैं ए सिचुएशन वेयर बैंक फेसेस ए शॉर्टेज ऑफ कैश ड्यू टू सडन इंक्रीज इन क्रेडिट डिमांड। बोल रहा है ऐसा सिचुएशन जहाँ पे बैंक में पैसा कम है, नहीं तो वो लिक्विडिटी का तो क्रंच हुआ, लिक्विडिटी का कमी हुआ, ना कि लिक्विडिटी का ओवरहैंग। दूसरा है एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन वेयर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फेल्स टू स्टिमुलेट द क्रेडिट ग्रोथ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आरबीआई जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब विस्तारवादी मौद्रिक नीति दो टाइप का होता है। अगर आरबीआई मार्केट में पैसा डालने का कोशिश कर रहा है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सबको कम करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मौद्रिक नीति। और अगर आरबीआई बैंक इकोनॉमी में पैसा को कम कर रहा है ये सब रेट को बढ़ा के, तब उसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये बोल रहे हैं कि एडवर्स ऐसा ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आरबीआई पैसा मार्केट में डाल रहा है, लेकिन वो पैसे के कारण क्रेडिट ग्रोथ नहीं उतना नहीं हो पा रहा है। जनरली क्या होता है, मार्केट में पैसा डाल रहे हैं तो लोग उसको लोन लेंगे, ठीक है, मनी सप्लाई सब बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं है। लिक्विडिटी ओवरहैंग मतलब मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, ठीक है। सिचुएशन इन विच एक्सेस मनी सप्लाई इन द बैंकिंग सिस्टम पोजेज ए पोटेंशियल रिस्क ऑफ फ्यूलिंग इन्फ्लेशन। ऐसा कंडीशन जहाँ पे मुद्रा का आपूर्ति इतना ज़्यादा है कि मुद्रास्फीति भी उससे हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा पैसा होगा तो वही तो है लिक्विडिटी ओवरहैंग, मतलब इतना ज़्यादा कि लिमिट से भी बाहर है। फिर है ए सिचुएशन वेयर कमर्शियल बैंक मेंटेन हायर स्टैट्यूटरी रिजर्व रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। ये तो होगा नहीं, ये तो उल्टा है लिक्विडिटी ओवरहैंग का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोल रहा है सपोज एन आईटी प्रोफेशनल स्पेंड ₹100 ऑन द फ्रूट्स। द मतलब एक आईटी प्रोफेशनल है, वो 100 रुपया का फल खरीदा, ठीक है। तो पैसा वो किसको दिया? जैसे एक आदमी है आईटी का, वो फल खरीदा, तो जो फल बेच रहा है उसको वो 100 रुपया दिया, ठीक है। तो द फ्रूट सेलर नाउ बाइज क्लोथ्स यूजिंग दैट मनी। और इससे फ्रूट सेलर जो है वो कपड़ा खरीदा, ठीक है। एंड देन द क्लोथ सेलर फील्स द नीड टू अपग्रेड द आईटी सिस्टम, सो रिटर्न दैट 100 बैक टू द आईटी प्रोफेशन। और इस जो कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति है उसको अपना कंप्यूटर से काम कर रहा है, तो उसको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, तो ये क्या करता है, आईटी प्रोफेशनल को 100 रुपये वापस दे देता है। तो इन द प्रोसेस बिजनेस कितने का हुआ? ठीक है, ये इसको 100 रुपये दिया, ये इसको 100 रुपये दिया, ठीक है, और ये फिर 100 रुपये दिया, 300 का बिजनेस हुआ। लेकिन शुरू में तो 100 रुपया ही था, ठीक है, लेकिन ट्रांजेक्शन कितने का हुआ? 300 का हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। क्या इसको मनी का वेलोसिटी बोलते हैं? सर्कुलेशन है ना, मुद्रा के संचलन। तो मैंने बताया जितना बार कोई चीज़ ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, एग्जाम्पल हमने पहले भी दिया था, तो उसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ मनी बोलते हैं, ठीक है। बाकी लिक्विडिटी रेशियो आप समझते हैं, लिक्विडिटी रेशियो मतलब कितना पैसा आपके पास ऐसा है या एसेट परिसंपत्ति ऐसा है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से कैश में, उसी को हम लोग लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। फिर है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब प्राइस कैसे चेंज हो रहा है। अगर उसको डिमांड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा। इनकम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इनकम हो जाएगा। कहने का मतलब कि एक चीज़ को चेंज करने पे तो प्राइस कैसे चेंज हो रहा है उसको प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। यहाँ पे उसका बात नहीं किया गया है। फिर है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की तटस्थता। तो न्यूट्रलिटी ऑफ मनी ये कहलाता है, एक थ्योरी है जिसमें ये बोलता है कि मनी का सप्लाई होने से वो कुछ जो नाम का चीज़ है उसको इफेक्ट करता है, ठीक है ना, जैसे किसी चीज़ का मूल्य, किसी वेज, एक्सचेंज रेट, ना कि रियल टाइम में डिपेंड करेगा। जैसे कि वो किसी का आउटपुट है, कोई मशीन है, कोई बड़ा मशीन आप खरीदेंगे तो उसका आउटपुट अधिक जनरली होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो आप फैक्ट्री लगाएंगे तो उससे वो पैसा उसके लिए चाहिए, ठीक है, उससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा।
लेकिन मनी का डायरेक्ट कोई मतलब रोल नहीं है कि उससे रोजगार क्रिएट आप तुरंत कर लीजिएगा, है ना? उसके द्वारा फैक्ट्री लगाइएगा, फैक्ट्री से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। उसके द्वारा कोई सामान आप बनाइएगा तो उससे आप आउटपुट करेंगे, कोई उससे उसका कंज्यूम करेंगे। लेकिन कोई चीज़ का मूल्य डिसाइड करने के लिए, कोई चीज़ को खरीदने के लिए, एक्सचेंज रेट के लिए, वो मनी का डायरेक्ट रोल है। तो वो उसी को हम लोग न्यूट्रलिटी ऑफ मनी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हमारा विथ रेफरेंस टू द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात के संदर्भ में हमको बताना है। बोल रहा है इट इज़ द रिजर्व विच बैंक्स हैव टू मेंटेन विद द आरबीआई ऑफ इंडिया एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। आपको पता है बैंक के पास जितना पैसा जमा होता है उसका डिमांड और टाइम लायबिलिटी के रूप में, डिमांड लायबिलिटी हम लोग बोलते हैं जो पैसा आप करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के रूप में बैंक में जमा करते हैं। टाइम डिपॉजिट हम उसको हम लोग बोलते हैं टाइम लायबिलिटी, जो पैसा फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में जमा करते हैं। फिक्स डिपॉजिट आप एक बार जमा करते हैं बैंक में, ठीक है, और उसके कुछ समय बाद आपको वो मिल जाता है। रिकरिंग डिपॉजिट भी एक तरह का फिक्स डिपॉजिट होता है, लेकिन इसमें आप एक साथ पैसा जमा नहीं कर सकते, कुछ फ्रीक्वेंसी में पैसा जमा करते हैं। जैसे मान लिया आपको 10 लाख रुपये जमा करना है, तो 1-1 लाख रुपया आप 10 साल में जमा करेंगे या 10 महीने में करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लाइबिलिटी का क्या मतलब है। लाइबिलिटी मतलब होता है देनदारी। तो जो भी पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बैंक को वो पैसा उसको वापस करना है। ठीक है, लेकिन जो बैंक ने किसी को अगर लोन लिया है तो वो पैसा बैंक के लिए लाइबिलिटी, लोन दिया है तो वो पैसा बैंक के लिए लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि बैंक को उस पैसे से ब्याज मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। इसलिए बैंक के लिए वो एसेट कहलाता है, जो बैंक किसी को दूसरे को उधार में पैसा देता है। लेकिन बैंक में अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं किसी भी रूप में, टाइम डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट के रूप में, तो उसको बैंक का हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग 15-15 दिन में बैंक कितना पैसा बैंक के पास करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में जमा हो रहा है, और उसी समय में बहुत सारा पैसा बैंक से लोग निकाल लिए होंगे, तो नेट कुछ पैसा आएगा। तो 15 दिन का हम लोग एवरेज लेते हैं, और उसका कुछ पैसा बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, गोल्ड में, गोल्ड के रूप में, ठीक है, या फिर कैश में रख सकती है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है सरकारी प्रतिभूति उसमें रख सकती है। ठीक है, तो जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो उसको बैंक को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो जितना ये कितना परसेंट होगा, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो डिसाइड होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर में। ठीक है, और उसका मिनिमम लिमिट कुछ नहीं है, मैक्सिमम लिमिट उसका जो है वो 40% है, और इसमें बैंक को प्रॉफिट होगा। वहीं एक होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। जितना भी बैंक के लिए का ये है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, 15 दिन का उसका कुछ परसेंट बैंकों को रखना पड़ता है आरबीआई के पास कैश के रूप में, और उस पर कुछ प्रॉफिट उसको नहीं होता है। और आरबीआई एक्ट जो है 1934 का, उसके अंडर में कैश रिजर्व रेशियो का प्रोविजन है, और इसका कुछ मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, वो नहीं है। सरकार मतलब आरबीआई जो है वो डिसाइड करती है। ठीक है, तो देखते हैं, बोल रहा है कि ये वो पैसा होता है जो बैंक आरबीआई के पास रखती है, तो वो तो सीआरआर है, ना कि एसएलआर, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है पहला गलत, तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन चला गया, आंसर निकल गया। 1 मिनट, नहीं निकला अभी। तो 2 ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, ये और ये। ठीक, उसके बाद है सेकंड, बोला इट यूज टू कंट्रोल द एक्सपेंशन ऑफ द बैंक क्रेडिट एंड इंश्योर सॉल्वेंसी ऑफ बैंक कमर्शियल बैंक। तो ठीक है, एसएलआर मदद करता है कि बैंक, मान लीजिए बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा जमा हुआ, सब पैसा अगर लोन में दे देगी तो नुकसान हो जाएगा, बैंक डूब सकता है। इसलिए कुछ पैसा उसको अलग से अपना रखना होता है उसको, इसलिए बैंकों को डूबने से बचाता है। फिर है सीएमबी जो है, कैश मैनेजमेंट बिल आर कंसिडर्ड एलिजिबल लिक्विड एसेट फॉर एसएलआर। तो एसएलआर के लिए जो कैश मैनेजमेंट बिल है वो उसका पार्ट होता है। ठीक है ना, और क्योंकि कैश मैनेजमेंट बिल जो है ये भी एक तरह का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो ये ठीक है। उसके बाद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द मैंडेटरी स्टेटूटरी एसएलआर। ऐसा नहीं है, एसएलआर सबको रखना पड़ता है, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो। ठीक है, सबको एसएलआर जो है वो अपना मेंटेन करना पड़ता है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बाकी नोट्स में भी हमने इंक्लूड किया है। तो ये गलत हो गया, उसका सही पूछा है हमसे, तो 2 अंतिम सही है, तो ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू मनी मल्टीप्लायर। अरे बाबू जाओ ना, काहे हल्ला कर, अरे मैया देख तो हल्ला करो, एकरा भगा दो बचवा के। मनी मल्टीप्लायर आप समझते हैं क्या होता है, ठीक है ना, कि पैसा बैंक में दे रहे हैं तो बैंक उस पैसा को किसी और को देता है। ठीक है, फिर वो लोन, वो पैसा घूम फिर के फिर बैंक में जाता है किसी रूप में। तो बैंक के पास पैसा होता है 100 रुपये, लेकिन जब आप देखेंगे कि मान लीजिए
आपने बैंक में 100 रुपये जमा किया, ठीक है, तो इसका 10 रुपया बैंक जो है अपने पास रखा, 90 रुपया किसी को लोन दिया, ठीक है। उसके बाद ये व्यक्ति जो लोन लिया, इसने कुछ पैसा जो है अपने पास यूज कर लिया, ठीक है, और 30 रुपया, ये 60 रुपया जो है वो यूज किया, और 30 रुपया बैंक को इंटरेस्ट दिया, ठीक। फिर बैंक के पास कितना पैसा हो गया, 30 रुपया एक्स्ट्रा हो गया, ये 30 रुपया फिर किसी को लोन में दिया। तो अब देखें, बैंक के पास 90 रुपया जमा हुआ था, लेकिन शुरू में इसने 90 रुपया लोन में दे दिया, फिर इसको वापस 30 रुपया मिला, तो फिर 30 रुपया दे दिया, तो था इसके पास 90 रुपया, लेकिन इसने 120 रुपीज़ घुमा दिया, तो इसी को मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बोला इन्हें फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम क्या बोलते हैं, वही होता है जो जितना भी पैसा बैंक के पास जमा होता है डिमांड और टाइम लायबिलिटी के रूप में, उसका कुछ पैसा बैंक को सीआरआर एसएलआर के रूप में रखना होता है, उसी को फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम हम लोग बोलते हैं। अगर मान लीजिए पूरा पैसा जितना बैंक के पास जमा हो रहा है और पूरा पैसा वो सीआरआर एसएलआर के रूप में अपने पास रख रहा है, तो वो लोन नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ पैसा बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए 10% सीआरआर एसएलआर मिला के मतलब 20-30% भी हुआ, तो 70% पैसा वो दे सकता है, ठीक है। और फिर मान लीजिए हमने देखा कि 100 रुपये में जमा हुआ, 10 रुपये रखा, 90 रुपये घुमाया, फिर लेकिन वही पैसा बढ़ के कितना हो गया, 120-130 हो गया, ठीक है। तो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में भी मनी मल्टीप्लायर जो होता है वो एक से अधिक जनरली होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो पैसा धीरे धीरे बढ़ते रहता है। इस तरह से आपने देखा, अगर मनी मल्टीप्लायर एक से कम होगा, इसका मतलब बैंक जो है जितना पैसा उसके पास जमा हो रहा है, उससे कम पैसा वो आगे बढ़ा पा रहा है, उतना मल्टीप्लाई करके हो रहा है उसके पास, इसलिए ये गलत होगा, ठीक है। उसके बाद है द बैंक इन ए फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम हैव टू होल्ड ए फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट रिजर्व। तो रिजर्व के रूप में वो जमा करता है, अपने पास रखता है, वो सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड गलत है, फर्स्ट सही, सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 देखते हैं हम। बोल रहा है अंडर द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM 2003 को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो FRBM एक्ट 2003 के अंडर में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सरकार को पैसा देती है, ठीक है, लोन के रूप में, जब, ठीक है, जब देश में युद्ध जैसा स्थिति हो जाता है, या नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता है, इमरजेंसी का इशू होता है, या फिर सरकार देश में इस तरह से स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, ठीक है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सरकार को फिजिकल प्रभाव उस पे पड़ेगा, ठीक है, तो वैसे ही स्थिति में ऐसा दिया जाता है, ठीक है। FRBM एक्ट के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको RBI खरीदता है और बदले में पैसा देता है। वहीं तो आंसर होगा इसका 2 एंड 3। और वहीं जब सरकार का जो पैसा मिलना चाहिए टैक्स वैक्स के रूप में उतना नहीं मिल पा रहा है, टेम्पररी मिसमैच हो जा रहा है कि कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, तो उस सिचुएशन में RBI जो है वेज एंड मीन्स एडवांस, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं नोट्स में भी, और टेस्ट में भी नोट जरूर देखिएगा, इसका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है दोस्तों। तो वेज एंड मीन्स एडवांस के तहत, ठीक है, नॉर्मली 90 डेज के अंदर में पैसा RBI जो है देती है, और उसको पैसा 90 दिन के अंदर में सरकार को रिटर्न करना पड़ता है, लेकिन वो टेम्पररी मिसमैच है, उसको लिए वेज एंड मीन्स एडवांस है, वहाँ पे इसका बात नहीं किया गया, ठीक है। और ये जो है जो था हमारा थर्ड पॉइंट है कि फिजिकल डेफिसिट अगर 10% से अधिक हो जाता है, तब आपका FRBM एक्ट के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा ले सकती है RBI से, ये भी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है FRBM एक्ट के अंडर में, बस यही प्रोविजन है, ये वाला और हमारा जो है फोर्थ वाला, ठीक है, सेकेंड वाला और फोर्थ वाला। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द मर्चेंट डिस्काउंट रेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट आपको पता है, अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं मर्चेंट को, व्यापारी को, चाहे डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, तो बैंक जो है मर्चेंट से कुछ पैसा लेती है। क्यों? क्योंकि उसने कार्ड से या डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट किया है, ठीक है, उसी को बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है। तो जाहिर सा बात है, अगर मर्चेंट को पैसा देना पड़ेगा बैंक को, अगर वो
डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पैसा लेता है वो कस्टमर से, तो वो अपने पॉकेट से तो देगा नहीं, तो वो क्या करेगा, पैसा अधिक लेता था। जैसे 100 रुपये का सामान था तो वो बोलता था कस्टमर को कि आप 102 रुपये दे दीजिए, और 2 रुपये जो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट के रूप में बैंक को वो जमा कर देता था। ठीक है, तो कस्टमर 100 रुपये का 102 रुपये क्यों देगा? तो इसके लिए, इसको प्रमो हटाने के लिए सरकार ने क्या किया कि ऐसे बोल दिया कि ठीक है, हम लोग जो भीम और यूपीआई से आप कोई ट्रांजेक्शन अगर कर रहे हैं तो मशीन डिस्काउंट रेट जो होगा वो नहीं लगेगा, ताकि लोग जो है डिजिटल पेमेंट करें। ठीक है, बाकी लेकिन बाकी कार्ड के रूप में अगर आप पेमेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए पेमेंट करते हैं वीज़ा से या मास्टर कार्ड से, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है लिया जाता था मर्चेंट से। ठीक है, तो ये सही है और ये गलत है। तो 1 मिनट, तो ये जो फर्स्ट है ऑप्शन है कि इट इज ए फी दैट बैंक्स चार्ज मर्चेंट फॉर प्रोसेसिंग पेमेंट इन रियल टाइम, तो ये सही है। यह शुल्क जो है बैंक व्यापारियों से रियल टाइम में भुगतान संसाधित करने के लिए लेता है। और दूसरा है कि प्रेजेंटली नो मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज लेविड ऑन भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन, तो ये भी सही है। तो करेक्ट जो है वो है 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Would Ravi reference to the real-time gross settlement (RTGS) and National Electronic Fund Transfer (NEFT) consider the following statement: Would under NEFT, which processes transactions individually and instantly, RTGS transactions are collected and settled in batches. तो देखिए, अलग अलग जो है हमारे पास पेमेंट सिस्टम है। एक है आरटीजीएस और एक है नेफ्ट। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है नेशन वाइड होता है, सेंट्रलाइज होता है, इसको आरबीआई ऑपरेट करता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका, ये रियल टाइम में, तो नाम से पता चल रहा है रियल टाइम में जो होगा वो रियल टाइम में ट्रांजेक्शन होगा, कंटिन्यूस होता है ये। अभी आपने ट्रांजेक्शन पेमेंट किया तुरंत उसके अकाउंट में पहुंच जाता है। लेकिन जो नेफ्ट होता है ये पैचेज में होता है, मतलब हर आधा आधा घंटा में जितना भी टोटल ट्रांजेक्शन होगा आधा घंटे में एक साथ जाएगा, फिर आधा घंटे में जितना होगा फिर आधा, इस तरह जाता है। तो दोनों को मेंटेन जो है आरबीआई करता है। ठीक है, तो पहला गलत होगा, क्योंकि नेफ्ट जो है हमारा वो जाता है पैचेज में, बैचेज में जाता है, मतलब समूह में। और जो आरटीजीएस है चूँकि रियल टाइम है इसलिए तुरंत जाता है। ठीक है, तो गलत है पहला। दूसरा बोला अनलाइक इन नेफ्ट देयर इज मिनिमम अमाउंट बिलो विच मनी कैन नॉट बी रेमिटेड थ्रू आरटीजीएस। तो बोल रहा है कि जो, ध्यान से सुनिए, कि नेफ्ट में तो मिनिमम अमाउंट आपको ट्रांजेक्शन, क्योंकि बल्क पेमेंट होता है नेफ्ट में, तो कम से कम ट्रांजेक्शन इसमें 2 लाख रुपए आपको। नेफ्ट में कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं कि आपको इतना भेजना ही पड़ेगा कम से कम। लेकिन जो हमारा आरटीजीएस है उसमें मिनिमम जो है वो आपको 2 लाख रुपए उससे जाएगा कम से कम, और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो नेफ्ट जो है ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट जाता है, इसमें कोई लिमिट सरकार ने नहीं, आरबीआई ने नहीं करके रखा है कितना भेजना है। लेकिन आरटीजीएस में लिमिट है, मिनिमम आपको 2 लाख, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो ये जो है वो सही है। फिर है अनलाइक नेफ्ट आरटीजीएस कैन बी यूज टू ट्रांसफर फंड्स अब्रॉड। तो बोल रहा है कि नेफ्ट और आरटीजीएस में अगर कंपेयर करेंगे तो इसमें पैसा, तो देखिए दोस्तों, चाहे वो नेफ्ट हो या आरटीजीएस हो, एनईएफटी हो आरटीजीएस, तो नेफ्ट से पैसा भी विदेश आप नहीं भेज सकते हो, और आरटीजीएस से भी पैसा विदेश में नहीं भेज सकते हो। लेकिन नेफ्ट में बस एक है कि आप नेपाल को पैसा भेज सकते हो, ठीक है, और नेपाल के रुपये में वो चला जाएगा। लेकिन मोटा मोटी बात करेंगे तो ना तो एनईएफटी हो ना आरटीजीएस, किसी से भी विदेश पैसा हम नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। सही पूछा है, कौन सा सही है? तो सेकंड सही है, तो आंसर होगा 1 ओनली। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए सिलेक्शन कमेटी इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग। आपको पता है कि लोकपाल के जो चेयरमैन हो या मेंबर, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक, लेकिन उसके लिए कमेटी बैठती है, वो कमेटी कुछ लोगों के नाम को प्रेसिडेंट को बताती है और उन्हीं से प्रेसिडेंट चुनते हैं। ठीक है, आपको पता है कि लोकपाल में एक चेयरपर्सन होता है और मैक्सिमम उसमें 8 जो है वो मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और लोकपाल क्या काम करता है, तो अगर कोई करप्शन का मैटर होता है तो उसका जांच करने के लिए
ये काम करता है, ठीक है। चाहे वो ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर्स हो उनका, या फिर पीएम तक का, एमपी एमएलए का, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का, वो आपका ये करेगा। लेकिन याद रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ही करेगा। स्टेट गवर्नमेंट के लिए हमारे पास लोकायुक्त होता है जो हर राज्य में होता है। तो लोकपाल में टोटल एक चेयरपर्सन होगा और मैक्सिमम 8 मेंबर होंगे। इसमें से कंडीशन ये है कि 50% इसके मेंबर हो, जुडिशियल मेंबर होना चाहिए, न्यायिक सदस्य होना चाहिए, और कम से कम 50% जितने भी उसके मेंबर हैं उसमें से 50% एससी एसटी या ओबीसी से होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और वीमेन से। इसका जो चेयरपर्सन होगा वो चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का पहले का चीफ जस्टिस बन सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज पहले का हो वो बन सकता है, या फिर ऐसा कोई जिसको ये सब का नॉलेज है वकालत का, वो बन सकता है, ठीक है। तो कुछ लोगों के नाम को एक कमिटी जो है राष्ट्रपति को भेजते हैं, इन्हीं से आपको चुनना है, ठीक है। तो जो सिलेक्ट उसके लिए एक कमेटी बनती है जो लोगों के नाम को सिलेक्ट करती है कौन मेंबर बनना चाहिए और कौन चेयरपर्सन बनना चाहिए। तो उस कमेटी में टोटल जो है वो हमारा 5 लोग होते हैं, ठीक है। एक होते हैं प्रधानमंत्री जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन होंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन होगा लोकसभा का, लोकसभा का स्पीकर होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, ठीक है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा जिस राइट। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है बाकी 4 मेंबर के सलाह से, जो 4 मेंबर हैं पीएम, लोकसभा का स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का, और सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन चारों के से पूछ के एक और मेंबर को राष्ट्रपति जो है वो चुनते हैं। टोटल 5 लोगों का कमेटी बनती है। ये कमेटी नाम सलाह देती है, और फिर लोकपाल का चेयरपर्सन कौन होगा और मेंबर का नियुक्ति किया जाता है, राइट। तो पीएम होंगे उस कमेटी में, सही है। राज्यसभा का चेयरमैन होता है क्या? नहीं। लोकसभा का होता है। यूनियन होम मिनिस्टर होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का होता है क्या? हाँ होता है। स्पीकर होते हैं क्या? होते हैं। इसके अलावा और कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक और एमिनेंट ज्यूरिस्ट जो राष्ट्रपति की नज़र में होते हैं, बाकी 4 लोगों से पूछ के वो करते हैं। तो इसमें कितने पार्ट होंगे बताइए? 3 लोग इसमें पार्ट है ना, ओनली 3 इसका होगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया?